तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज की क्लास 8 है इसका टॉपिक रखा है मैंने कि हाउ टू फाइंड करेंसी कोरिलेशन। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और करेंसी कोरिलेशन के बारे में आपने पहले भी कहीं समझा होगा, पढ़ा होगा। मैं थोड़ा सा साथ साथ पुरानी क्लासेस इसलिए रिपीट करता हूं कि अब जो हम आपके साथ इस वक्त लाइव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उस ट्रेडिंग के अंदर आपने कॉन्सेप्ट देख लिया कैसे क्लियर होता जा रहा है, क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 3 का, जिसमें क्या था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। फिर क्लास 2 में ब्रेकआउट था कि ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है। और अब आगे मजीद जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं टॉपिक्स में, तो फिबोनाची की अहमियत का वो पता लग गया कि फिबोनाची के लेवल्स कैसे काम करते हैं। इलियट वेव का हवाला दिया थोड़ा सा, हालांकि अभी इलियट का टॉपिक रहता है। तो कोरिलेशन, अच्छा, अब कोरिलेशन जो है वो किसे कहते हैं? कोरिलेशन होता है दो करेंसियों का कोई भी एक रिलेशन निकालना आपस में, ये हमें पता लग सके कि अगर मिसाल के तौर पे एक एसेट है हमारे पास यूरो यूएसडी का, EUR/USD। इसमें हमारे साथ बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको अभी इस चीज का पता ही नहीं कि ये पेयर बनता जो है, तो इसमें ये क्या चीज है। असल में जो जो पहले जो शुरू में जो करेंसी का नाम, उसकी जो एब्रिविएशन दी जा रही होती है उसको हम कहते हैं बेस पेयर। वो बेस होता है पूरे उस चार्ट का, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो या तो उसको हम कहते हैं क्यूट, या फिर हम उसको कहते हैं काउंटर, कि जो काउंटर कर रहा होता है उस करेंसी को। मिसाल के तौर पे अगर यूएसडी है तो यूएसडी एक पूरे चार्ट में जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो ये बेस जो है करेंसी ये पॉजिटिव हो रही है और ये करेंसी जो है वो नेगेटिव हो रही है। लेकिन जब ये नीचे आना शुरू होगी तो इसका मतलब कि अब यूएसडी पॉजिटिव हो गया है और यूरो नेगेटिव पे आ गया। तो ये बड़ा आसान सा कट्टर समझ में आ गया। अब किस तरह मुझे पता लगेगा कि यूएसडी इस वक्त राइट नाउ पॉजिटिव है या यूरो जो है वो नेगेटिव है? ये असल तरीका पहचानने का। इसमें जो बहुत सारा यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं बहुत सारी, और बहुत सारे ऐसे लोगों ने एजुकेशन दी हैं जिसमें मैंने भी 2-4 दफा ये चीजें समझाई थी कि हम क्या करते हैं, वेल नोन जो मार्केट के एसेट्स हैं ना, जो मेजर्स होते हैं, उनके अंदर हम कोशिश करते हैं निकालें कि इसका कोरिलेशन कैसे निकलेगा। अगर हमने यूरो यूएसडी का निकालना है कि यूरो यूएसडी, मिसाल के तौर पे मैं इसको बाय लेना चाहता हूं, तो यूरो यूएसडी के लिए मुझे जो कोरिलेशन निकालना होगा उसके लिए मैं जाहिर है पहले साथ में जीबीपी यूएसडी इसे देखूंगा। और अमूमन ऐसा होता है कि जब यूरो यूएसडी अगर अप जा रहा है तो जीबीपी यूएसडी भी थोड़ा बहुत अप जा रहा होता है या उससे ज्यादा जा रहा होता है। सही है, डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है मार्केट के इकोनॉमिकल डाटा के मुताबिक। लेकिन दोनों बातों के अंदर जो यूएसडी है वो दोनों के साथ सेम कोरिलेशन में चल रहा होता है। लेकिन बेस्ट कोरिलेशन क्या निकलेगा? अब जीबीपी यूएसडी के अलावा मैं देखूंगा यूएसडी कैट, ठीक है। अगर मैं यूएसडी कैट को देखता हूं मिसाल के तौर पे, या फिर मैं इसको एक मिनट, मेरा माउस थोड़ा सा, या फिर यूएसडी कैट के अलावा मैं इसको देखता हूं यूएसडी जेपीवाई पे, तो जेपीवाई बेसिकली एक पेयर तो है, लेकिन इसमें भी यही दिखाया जाता है कि यूएसडी अगर मार्केट यूरो ऊपर जा रहा है तो यूएसडी कैट के अंदर मार्केट नीचे जा रही होगी और यूएसडी जेपीवाई में थोड़ी बहुत नीचे जा रही होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा जेपीवाई वियतनाम और हिरोशिमा के बाद से थोड़ा सा सपोर्टिव है यूएसडी के साथ। जब जब यूएसडी फंस रहा होता है जेपीवाई से बाहर निकाल देता है। जेपीवाई इसमें यूएसडी में चार्ट को नीचे जरूर लाता है, मगर दूसरी जानिब क्या करता है, कोरिलेशन के अंदर जीबीपी और जीबीपी के साथ साथ जो आपका यूरो है इन दोनों को बिठा रहा होता है। क्योंकि अभी सब जेपीवाई अगर स्ट्रांग हो गया है तो जापानी येन करता क्या है, अपनी स्ट्रेंथ की वजह से यूरो को भी डिफीट करता है, जीबीपी को भी डिफीट करता है और यूएसडी को भी करता है। तो क्या करता है कि जब इन दोनों को ज्यादा डिफीट करता है तो यूएसडी को इन दोनों पे ज्यादा भारी कर देता है। ये बात समझने की। तो ये तो है एक मोटा मोटा सा कोरिलेशन पकड़ने का तरीका। फिर आप एक और तरीका ये भी करते हैं कि कोरिलेशन देखने के लिए, अगर मैंने यूरो यूएसडी का कोरिलेशन लेना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि यूरो से रिलेटेड जितनी भी करेंसीज हैं उनका भी कोरिलेशन निकालूंगा। एक तरीका ये भी है। इसमें क्या होता है कि यूरो यूएसडी के साथ हम इसको ऑजी को देखें, सही है ना। फिर हम इसके आगे जो है क्या नाम है, कीवी अपना न्यूजीलैंड को लेंगे। फिर इसके अलावा और भी बहुत सी यूरो के साथ हम जेपीवाई को ले लेंगे। इन सब में हम चेक करेंगे कि
इस वक्त यूरो जो है इन तमाम एसिड्स के ऊपर जो है वो आया ऊपर पॉजिटिव की तरफ है या फिर नेगेटिव की तरफ है, नीचे की तरफ है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अच्छा, थोड़ा सा अब मैं अपने तरीके से आपको आज समझाऊंगा कि करेंसी का कोरिलेशन बड़ा ही सिंपल तरीके से कैसे निकालना है, और अगर कोई इंडिकेटर भी लगाना पड़े तो मैं इंडिकेटर भी है वो भी मैं साथ में इसमें दे रहा हूँ। तो जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आपको वेबसाइट पे जाना होगा, जो है वेबसाइट नीचे मेंशन है aukfx.blogspot.com, इस पे जाके इंडिकेटर में जाके आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो इंडिकेटर के जरिए भी बता रहा हूं कि किस तरीके से करेंसी का कोरिलेशन निकालना है और फिर ट्रेड लेने का तरीका क्या है। और दूसरा तरीका कि अगर आपके पास ये इंडिकेटर नहीं है मिसाल के तौर पे, तो आपने किस तरीके से सादे तरीके से कैसे निकालना है। अब हम बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले तो हम इंडिकेटर के जरिए चेक करते हैं इसको, ठीक है, ताकि हम इंडिकेटर से समझ सकें कि हाँ भाई करेंसी कोरिलेशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक दूंगा पहले। लेट्स सपोज इस वक्त मार्केट के अंदर मैं ट्रेड लेना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि इसको मैंने सेल लेना है या बाय लेना है। ठीक है, तो ठीक है, मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसमें मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूं या मैंने थोड़ा सा सीखा हुआ है, तो मैं इसमें पहले तो ब्रेकआउट्स, ठीक है, फिर ब्रेकआउट्स के साथ साथ मैं इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सही है। फिर इसके अंदर तीसरा जो है वो है कि कैंडल की रिट्रेसमेंट, मूविंग एवरेजेस को समझना। ठीक है, हालांकि क्लास अभी रहती है, मूविंग एवरेज के ऊपर डिटेल क्लास होगी, तो मूविंग एवरेज को समझना। फिर उसके बाद मेरा एक एनालिसिस होता है कि वेव का एनालिसिस करना बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, कि कौन सी वेव इस वक्त चल रही है, वेव एनालिसिस। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद भी मुझे जरूरत पड़ जाती है एक चीज की, जो कि है फिफ्थ पे आता है करेंसी का कोरिलेशन, यानी कि इसका पावर देखना कि उसके अंदर इतना पावर भी है या मैं अभी इसके अंदर फ्लो करता रह जाऊंगा। करेंसी का कोरिलेशन, जब आप इस चीज को समझ लेंगे फिर आपको न्यूज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको पता है भले जो भी न्यूज आए पावर किस तरफ ज्यादा जाएगा वो आपको पहले से पता है, उसका वे आपको पता लग जाता है। अब ये सब चीजें पता होने के बावजूद भी अब मैं एक ट्रेडर के तौर पे प्रोफेशनली आपको थोड़ा सा इस पे करके दिखाता हूं कि किस तरीके से मैं काम करता हूं और किस तरीके से हमें कोरिलेशन को समझना होगा। लेट्स सपोज सबसे पहले मैं ट्रेड लेना चाह रहा हूं। अब मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं जाऊंगा डेली पे। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप नोट करें तो इस वक्त मैंने इसके ऊपर मैक्ट लगाया हुआ है, और मैक्ट जो है बड़ा सिंपल मैक्ट है। मैक्ट के ऊपर भी क्लास होगी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, ये होता क्या है। लेकिन इसमें जो मेरी सेटिंग्स लगी हुई है वो है सिंपल 3 की और 6 की, जिसका बीच का जो डिवीजन आता है वो फिर आता है 18 को डिवाइड करो 3 से तो 6 निकलता है। तो 3, 18, 6 की सेटिंग के ऊपर मैंने मैक्ट इंस्टॉल किया हुआ है इसके ऊपर, जो कि सिंपल MT4 का अपना मैक्ट है। ठीक है, और यहाँ डेली चार्ट चल रहा है। डेली चार्ट के ऊपर मैं ये देखता हूं कि यहाँ पे जब मार्केट मैक्ट की बात हो रही है, अभी सबसे पहले मैक्ट के ऊपर यहां पे देखता हूं कि कन्वर्जन मुझे हल्का सा नजर आया, मगर नीचे इंडिकेटर जो है डाइवर्जन शो कर रहा है। अब ये बात हो रही है, आज अगर वेडनेसडे है तो ये कल ट्यूसडे की कैंडल है जो कि हैमर हुई, और मंडे की कैंडल जो थी वो ब्लू थी, और फ्राइडे जो था वो यहाँ क्लोज हुआ था। अच्छा, इसमें थोड़ा मोटा मोटा समझने का ये है कि हमें पहला मैक्ट का जो ऑप्शन था उससे ये पता लगा कि विजन जो है डेली के ऊपर उसकी मूवमेंट डाउन की तरफ जा रही है। तो ये तो हो गया आपका पहला साइन, वेरी फर्स्ट साइन। आपको जो पहला क्लू मिला वो क्या मिला कि डाइवर्जन है। चलें, आपके पास पहली प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकंड प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने क्या किया, अब मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम यानी कि H4 पे जाऊंगा। H4 के ऊपर मैंने फिबोनाची लगाया, एक वेव को मैंने इस वाली वेव को जब नापा तो इससे जो एक्सटेंडेड वेव ऊपर गई थी उसे नापा। उसे नापने के बाद मुझे ये पता चला कि मार्केट जब ऊपर गई तो मार्केट ने पहले तो एक यहाँ पे एक M शो किया है, और फिर इस M के अंदर भी एक खास बात है कि ये जो है 113% पे हुआ है, मगर इसके ऊपर जो था वो 1.272 था। 1.272 को उसने टच नहीं किया, उसने इस चैनल को, जो ये चैनल चल रही है विद इन द चैनल, देखें चैनल के अंदर चल रहा है ये सब, उसने इस चैनल को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, इस चैनल को रिस्पेक्ट किया है, दैट मीन्स कि मार्केट अब
रिवर्स के अंदर आ रही है, तो ये हमारे पास आ गई सेकंड प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया। सेकंड प्रोबेबिलिटी के बाद मैंने इसमें एक चीज और भी देखी कि मार्केट मेकर जो है वो इसके अंदर स्टॉप हंटिंग कर रहा है। बिल्कुल यहां पे स्टॉप हंटिंग आई और आपने देखा यहां पे स्टॉप हंटिंग हुई हुई है। जो ये लेवल था इससे ऊपर शूट करके उसके बाद एकदम रिवर्स हुई है और फिर उसके बाद सिंगल एक कैंडल H4 का जो था वो मार्केट को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, यहां तक तो सही है। अभी बात हमें ये नहीं पता कि ये सब कुछ हुआ, हम तो ये कि मोटी मोटी बात को जरा जमा कर रहे हैं कि पहली प्रोबेबिलिटी मैंने डेली से चेक की, सेकंड प्रोबेबिलिटी में H4 के ऊपर आया H4। अब आप देखें जितना ज्यादा माइक्रो की तरफ जाना शुरू कर देंगे ना उतनी आपको चीजें ज्यादा जमा करनी पड़ जाती है। अब आपको क्या करना पड़ रहा है, अब आपने यहाँ पे ठीक है जी सेल पक्का है मेरा, अब आप आए H1 के ऊपर। H1 के ऊपर मैंने अपनी उस स्ट्रेटेजी को अप्लाई किया कि जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ था इस जगह पे ब्रेकआउट जिसे हम कहते हैं BO, तो उसके बाद इसने पहला टच यहाँ पे लिया तो ये हो गया X पॉइंट, उसके बाद इसने वहां पे लिया फर्स्ट टच, उसके बाद फिर सेकंड पे ये वैसे ही ब्रेकआउट कर चुका है, मगर थर्ड के बाद भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे आके इसने ब्रेकआउट कर दिया। इस ऑप्शन को इसने ब्रेकआउट किया, इस जोन को मैंने नोट आउट कर दिया। नोट आउट के बाद ये मार्केट, अब जब ये चीज हो गई तो पहला TP तो मेरा यही हिट हो जाना चाहिए जो कि फर्स्ट रीसेट होता है, यानी इसका जो रीटेस्ट है, पहला रीटेस्ट, फर्स्ट रीटेस्ट। तो मैंने क्लास 2 की जो टोपोलॉजी थी ब्रेकआउट वाली इसको अप्लाई किया अपने दिमाग में। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं सॉरी, कि मार्केट उसके बाद फिर नीचे ब्रेकडाउन कर रही है और ब्रेकडाउन के बाद एक रीटेस्ट यहाँ पे रिट्रेस कैंडल का आ रहा है। तो जो कैंडल रिट्रेस हुई है इस जगह पे रिट्रेस कैंडल है। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने देखा तो ये मेरे पास एक और प्रोबेबिलिटी आ गई। तो यानी कि मेरे पास जो पहले डेली फिर H4 ये मेरी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी थी, ये सेकंड थी, अब मैं H1 की थर्ड प्रोबेबिलिटी भी ले चुका हूं कि अब मजीद सेल है। ठीक है, अच्छा अब मैं मजीद पीछे आया। अब ये जो सेटिंग्स हैं अगर आप इसी सेटिंग से अपने चार्ट सेट कर लें तो मैं नहीं समझता ज्यादा मसला होगा, ये आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी क्योंकि इतनी विंडो ऑप्शन दी नहीं है MT4 के अंदर। अब आप इसमें आ जाएं मजीद पीछे की तरफ। अब हम आते हैं जी M30 इसलिए छोड़ रहा हूं कि M30 H1 तकरीबन एक ही चीज है। M15, अब M15 के अंदर, सॉरी इसमें नहीं, M15 के अंदर ये आगे एडवांस में मैं आपको ये इंडिकेटर्स वगैरह दे दूंगा। सही है, ये जो टेम्पलेट है इसके अंदर मैंने हर चीज को अलग अलग डिफाइन किया हुआ। अब यहां पे मैंने देखा कि एशियन जो था उसमें क्या हुआ, एशियन के खास टाइम के अंदर जिसमें सिडनी, ये सिडनी का है टाइम, उसके बाद सिडनी के बाद टोक्यो, टोक्यो के बाद से लेके फ्रैंकफर्ट तक, फ्रैंकफर्ट से थोड़ा सा पहले एशियन खत्म हो जाता है। तो इस टाइम पे आगे इसने क्या किया, मार्केट इन हुई, मार्केट ने एक हाई बनाया मगर मार्केट उस हाई को प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं ले जा सका। सही है, ये मेरी प्रोबेबिलिटी नंबर 3 है कि मार्केट यहां पे होने के बाद नीचे गई है। नीचे हो जाने के बाद जब मार्केट मेकर का टाइम आया उसने भी मार्केट को पुश किया है मजीद नीचे, तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी नंबर 3 है कि मार्केट कंफर्म सेल है। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं मजीद माइक्रो की तरफ आना चाह रहा हूं कि अब मैं चूंकि ट्रेड लेना चाह रहा हूं, क्या मजीद और सेल जाएगा। अच्छा, मैंने चूंकि यहां पे देखा कि डेली में कि मेरे पास ऑप्शन है, लेट्स सपोज ये मेरे पास 1.17634 तक का ऑप्शन है, यानी कि अगर मार्केट में थोड़ी सी प्राइस के अंदर तेजी है तो एटलीस्ट ये पॉइंट तो आना चाहिए। और जब इस पॉइंट पे मैं पहुंचा तो प्राइस बनी 1.17 समथिंग की। अब इस प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैं ट्रेड लेना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर एक मिनट, M15 इसके अंदर रहते हुए अब मैंने मूविंग एवरेजेस को देखना है। अब मैं मजीद मूविंग एवरेज को देखने के लिए क्या करूंगा, मैं चला जाऊंगा M5 के टाइम पीरियड के ऊपर। M5 में मैंने नोटिस किया कि यहां पे एक वेव आया तो मैंने इसका एक्सटेंशन निकाला। अब जब इसका एक्सटेंशन निकाला तो मैंने क्या किया, मैंने फिबोनाची की मदद की, क्लास नंबर 6 या 7 आई थिंक, क्लास नंबर 7 फिबोनाची की मैंने मदद ली कि ये जो वेव आया था इस वेव के मुताबिक, ये वेव तो आया ना ऊपर से, ये तो एक वेव आ चुका है, अब ये तो माजी में हो चुका है, मैं इसका सेल तो नहीं ले सकता, ये तो मुझसे मिस हो गया। अब मैं इसको ट्रेड लेना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, तो मैं इंतजार करूंगा कि एटलीस्ट मार्केट थोड़ी सी और ऊपर जाए। जब मार्केट गई और मार्केट ने एक बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाया ऐसा,
तो मुझे कंफर्म हो गया कि अब मेरा टाइम आ गया है, अब मैं इसके ऊपर टूल लगा दूं। मैंने इसको टूल को स्केच किया इसके साथ इस पोर्शन को, तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे 61.8 ये, मगर जो 100% का एरिया है वो है ये। 100% के बाद इसका एक्सटेंशन शुरू हो जाता है। इसका मतलब या तो ये 113% जा सकती है, 127.2 या 161.8, ये तीन पोर्शन होते हैं। खैर, मार्केट ने माइक्रो में मुझे बताया, अब चूंकि मैं M5 के ऊपर हूं, कि मार्केट इस ब्रेकआउट के ऊपर, ये जो ब्रेकआउट हुआ है इस जगह पे ब्रेकआउट होने के बाद जो मूविंग एवरेजेस निकले हैं वो जाहिर है आपस में एक दो दफा करते हैं। अब एक चीज नोट रखिएगा कि ये क्लास में मैं आपको खैर आगे समझाऊंगा कि मूविंग एवरेज जब ब्रेकआउट होते हैं तो एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज को कितनी दफा टच करता है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। सही है, और टच करने के बाद फिर वो कैसे ऊपर जाता है और फिर नेक्स्ट मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये अब मेरी मैक्सिमम एक और समझ लें कि फोर्थ प्रोबेबिलिटी है कि मैं सेल के बिल्कुल मुंह पे आ चुका हूं। अब मैं सेल जो लेना चाह रहा हूं बहुत ही जबरदस्त किस्म का लेना चाह रहा हूं, जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बेशक मार्केट फ्लो कर जाए, फ्लो का मतलब ये होता है कि अगर आपने ट्रेड लगाई वो अभी -$2 थी, तो फ्लो करने के बाद -14 हो गई तो कोई बात नहीं, ये आपका फ्लो कहलाता है। आपके कैपिटल के मुताबिक एक फ्लो चल रही होती है, उसके बाद ही वो पॉजिटिव में आता है। तो अब जो इंपॉर्टेंट बात है, यहां तक तो आप नॉर्मल सारा कुछ कर गए। अब मैं बहुत ही माइक्रो और बड़ी फाइन किस्म की ट्रेड लेना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, अब मैं M1 पे आ गया, जो कि फाइनल मेरा समझ लें कि अब ट्रिगर टाइम है। इस ट्रिगर टाइम के अंदर मैंने ऑप्शन देखा कि मार्केट ने आके टच किया 100% को एक दफा, यानी कि मार्केट 100% से जब नीचे उतरी थी तो एक छोटा सा ब्रेकआउट यहां पे भी हुआ है, और ये ब्रेकआउट के बाद इसने यहां पे आके 100% को रीटेस्ट किया है, क्योंकि 100% जब एक चीज हो गई तो अब वो अपने एक्सटेंशन मोड पे आ चुकी है फिबोनाची के मुताबिक। मैं ये वाली ट्रेड अब मजीद लेना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं फाइनल ऑर्डर पे खड़ा हूं, बिल्कुल फाइनल, यानी कि समझ लें मेरे सारे डिसीजंस कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे पास 4-5 किस्म की प्रोबेबिलिटीज हैं, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि ये कंफर्म सेल है। ठीक है, और ये होगा ही होगा, व्हाटएवर कोई भी न्यूज आए। ठीक है, तो अब कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए अब वो आ जाता है फिर हमारा कोरिलेशन। अब कोरिलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कोरिलेशन के दो तरीके हैं। एक है कोरिलेशन निकालना बड़े चार्ट के ऊपर, यानी कि बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी लेना कोरिलेशन की, करेंसी का कोरिलेशन क्या चल रहा है बाकी करेंसी के साथ। ठीक है, उसके लिए लोग गोल्ड से भी देखते हैं, गोल्ड स्ट्रेटेजी एक अलग चीज है, मैं बाद में डिफाइन करूंगा, इसमें मैं अभी इसको मिक्सअप नहीं करना चाहता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, एक और चार्ट मैंने बना के रखा हुआ है यूरो यूएसडी H4। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऑलरेडी अपना एक पूरा प्लान बना के सेट किया हुआ है। इसमें मेरा जो है फिबोनाची का जो 61.8 के लेवल्स होते हैं वो इसके अंदर मेरे इंस्टॉल हुए हैं, वो लेवल्स बता रहे होते हैं कि मार्केट मजीद कहां जा सकती है, तो मुझे कंफर्म हुआ कि हाँ ये स्टॉप हंटिंग हुई है। ठीक है, ये बड़े फाइन चार्ट हैं और बड़े फाइन तरीके से देखें, इसकी ड्राइंग बिल्कुल साफ सुथरी है। अच्छा, प्लस मैंने इसके अंदर चूंकि मार्केट ऊपर गई हुई है तो ऊपर जाने से पहले इसने मार्केट ने क्या किया, इसने पहला एक टेस्ट लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर ये दूसरा लिया, फिर ये तीसरा लिया और अब चौथा भी ले लिया। अब यहाँ क्या करेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आएगा और वो किधर जाएगा, वो मेरे नेक्स्ट जोन पे जाएगा जो कि 1.14 है। अब ये मेरी प्रिडिक्शन है, मगर इस वक्त जो राइट नाउ मैं ट्रेड करना चाह रहा हूं वो इस सपोर्ट लेवल के ऊपर करना चाह रहा हूं, 1.18124। अब ये जो है तकरीबन 20 पिप्स की है, लेट्स सपोज। ठीक है, इसके ऊपर मैं सेल लूंगा और मेरा जो टारगेट होगा वो होगा लॉट का तकरीबन 0.40, और इस पे मैं बनाना चाहता हूं तकरीबन कोई 38 to 40 पिप्स मैं बनाना चाहता हूं, $40। ठीक है, ये मैं इसके ऊपर अर्न करना चाहता हूं। अब मुझे चाहिए करेंसी का बिल्कुल जबरदस्त किस्म का कोरिलेशन, तो उसके लिए क्या है, नंबर 1 एक तो इसके लिए इंडिकेटर है। इंडिकेटर जो है वो आप इंस्टॉल कर लेंगे, इसकी सेटिंग्स वगैरह मैं सब समझा दूंगा, जो है वेबसाइट पे इंडिकेटर आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। ये क्या बताता है कि इसमें जो ग्रीन मार्क है वो है यूएसडी। ठीक है, यानी कि यूएसडी का इंडेक्स, और यहां पे जो चल रहा है वो है यूरो ब्लू कलर में, और इन दोनों के दरमियान एक मिडल नंबर है जिसको हम कहते हैं 0.00। और इस वक्त मार्केट जो मूवमेंट दिखा रही है वो -1.7 की है, यानी कि -1.7। जब जब इस इंडिकेटर के अंदर मार्केट का क्रॉस होगा, यानी कि लेट्स सपोज एक क्रॉस यहां पे हो रहा है और ग्रीन उधर चला जाएगा और ब्लू इधर चला जाएगा, तो जब आप इसको क्रॉस हेयर में चेक करें तो चूंकि हम इस वक्त H4 के ऊपर हैं तो प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि मार्केट सेल की जाने, यानी यूएसडी ऊपर चला गया, उसके नंबर जो है 0 से प्लस हो गए हैं,
और जो यूरो है उसके जीरो से नंबर माइनस की तरफ चले गए। अगर आप देखें तो यहाँ पे साथ में स्केल बना हुआ है, इस स्केल के अंदर ये जो जीरो है, इस जीरो से ऊपर के जो नंबर हैं वो प्लस में है और जो नीचे की तरफ है वो क्या है, माइनस में। तो करेंसी का जो स्ट्रेंथ पावर है वो यहां से पता लग रहा है कि ये अब मार्केट यहां से सेल की जानिब जाएगी। ठीक है, जब ये क्रॉस हुआ तो यूरो का जोन देखें इस तरफ आ गया और यूएसडी का जो जोन था वो ऊपर की तरफ ग्रीन चला गया, तो इसने फिर बड़ा प्यारा समझ लें कि सेल दिया। अब चूंकि हम तो माइक्रो पे काम करेंगे ना, M1 पे लेके हम एक स्कैल्प करना चाह रहे हैं, मैं नहीं लॉन्ग के ऊपर जा रहा, मैं सिंपल स्कैल्पिंग करना चाह रहा हूं इस M1 के ऊपर। ठीक है, लेकिन एक तो तरीका ये बता रहा हूं कोरिलेशन निकालने का, वो इंडिकेटर के जरिए है कि इंडिकेटर में जाके उसकी मैं सेटिंग्स दूंगा, वो भी किस तरह वो भी समझा देता हूं हाथ क्या। इसके अंदर मैं जब इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये डबल क्लिक में मुझे बताएगा कि इनपुट्स में जो IPRI पीरियड है वो नॉर्मल 14 है इसके RSI का, और क्लोज प्राइस पे रखना है हाई लो, और इसके अंदर जो टाइम फ्रेम है वो करंट है, शो ऑटो और शो ऑल को मैंने फॉल्स यूं किया हुआ क्योंकि मैं सिर्फ दो करेंसियों का कोरिलेशन लेना चाहता हूं। तो मैंने यूरो पे ट्रू कर दिया है और मैंने नीचे ये शो USD पे ट्रू कर दिया है। उसके बाद इसके कलर्स वगैरह सेट कर लेने हैं और लेवल्स जो है उसके अंदर मैंने -56 और +56, इससे ज्यादा असल में बैंड जाता नहीं है। हालांकि ये भी देखिए तो 48 से ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन नीचे 50 में चला जाता है, तो इसलिए मैंने उसको, ताकि ये जगह कम घेरे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेट किया हुआ है। ये जो टोटल जगह है ये अगर मैं ज्यादा इस्तेमाल कर लूंगा ये वाली जगह, तो फिर मुझे ऊपर चार्ट देखने को कितना मिलेगा, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर नीचे मेरा टर्मिनल भी खुला होता है, तो इसलिए विजन मेरा खराब ना हो, तो उसके हिसाब से। अब इस वक्त करंट पोजीशन क्या है इसको समझते हुए चलते हैं। तो करंट पोजीशन में आप नोट करें कि यहां पे मार्केट ने क्रॉस किया। अब हम अगर यहां से देखें तो इसने एग्जैक्ट कैंडल कहां से क्रॉस किया, ये देखें जी, जहां से स्टॉप हंटिंग हुई थी वहीं पे क्रॉसिंग शुरू हुई, बिल्कुल इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, और यहां से इसने अपना जाविया दे दिया कि अब आप सेल की तरफ आ चुके। सिंपल। ठीक है, अब जाना किधर है वो आपके एनालिसिस है, वो बात की चीजें हैं, लेकिन जो करेंसी कोरिलेशन की जो बात हो रही है उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, ये तो हो गया मेन पार्ट कि इंडिकेटर के जरिए किस तरह मैंने, अब जो लास्ट प्रोबेबिलिटी मुझे जब मिली कोरिलेशन की कि यस अब आप सेल पे लग सकते हैं, तो मैंने M1 पे स्ट्राइक ले लिया और वो फिर मुझे कंफर्म प्रॉफिट देगा। टाइम लेगा, मार्केट मेकर टाइम कर सकता है, टाइम की लैगिंग मार्केट मेकर के हाथ में, फौरन कर दे या फिर 2 दिन लगा दे, ऊपर ले जाए नीचे ले जाए फिर कर दे, ये मार्केट मेकर के हाथ में, ये हमारे हाथ में नहीं। अच्छा, अब है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका बहुत ही सिंपल है, उसके लिए आपको इंडिकेटर की भी जरूरत नहीं। आपने सिंपल क्या करना है, आपने जाना है वेबसाइट पे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप देख सकते हैं कौन सी है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे आके आपने इसके अंदर जो ऑप्शन लेना है वो लेना है इंडेक्स का। सबसे पहले INVEUR, ये इन्वेस्टिंग की तरफ से यूरो का इंडेक्स है जो कि कैंडल्स में शो हो रहा है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने यहां से इधर जाना, कंपेयर टू एड सिंबल, यानी कि कंपेयर करना किसी सिंबल के जरिए, और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपने सिंपल इसको मेंशन करना है DXY, और DXY का जो एसेट आ रहा होगा, तो यहाँ पे अभी लोड हो जाएगा थोड़ी देर में, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। DXY का चार्ट, तो DXY US डॉलर इंडेक्स को आपने क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो इस लाइन की शक्ल में आ जाएगा। अब इधर भी क्या कर रहा हूं मैं, इधर भी वही एक करेंसी का रिलेशन मैंने बनाया हुआ है, सिंपल मैंने इसको 0 पे सेट करना है, ये बार बार आपका आउट होगा, ये +0 नहीं होना चाहिए, -0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए बस। अच्छा, अब ये यहां सेट हो गया। अच्छा जी, अब इसमें आप नोट करें मैंने टाइम फ्रेम चूज किया 15 मिनट का। 15 मिनट का टाइम फ्रेम इस एरिया को बता रहा है कि जब से USD इधर से गया है ऊपर की तरफ, मार्केट यूरो USD के अंदर नीचे जा रही है। सही है, और दूसरी करेंसियों का जो निचोड़ है वो DXY की इस लाइन के अंदर है। ठीक है, इसी तरह यूरो बताते खुद भी नोट करें तो नीचे की तरफ जा रहा है, जब जब वो रेड कैंडल्स मारता है नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो वो बता रहा है कि सब -31% अपने रेशियो से डाउन है, और वो +80% वो ऊपर हाई पे गया हुआ है।
ठीक है। अच्छा 80 के बाद 90 है, फिर 100 है। इसका मतलब 100 पे जाने के बाद कोई खास पोजीशन आएगी जहां पे ये फिर क्या करेगा कि ऐसे ऊपर ऊपर जाके नीचे फॉल होना शुरू होगा। जब ये नीचे फॉल होना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली ये नीचे वाली मार्केट क्या करेगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप अपना हाथ रोक दें, अब यूरो गेन कर रहा है, स्ट्रेंथ पकड़ता जा रहा है और डॉलर वीक होता जा रहा है। ये बिल्कुल एक समझने के सिंपल कॉन्सेप्ट है कोरिलेशन निकालने का, और बहुत ही आसान है। और इसके मुताबिक अब आप नोट करें कि अभी जो मार्केट में इस रिसेंटली जो कुछ भी हुआ वो सारा कुछ इस पॉइंट के ऊपर हुआ था। ये जो पॉइंट था, जैसे ही यूरो ने इस चार्ट में ब्रेक डाउन किया और ऊपर एक रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट जो थी वो यूएसडी का देखें तो यूएसडी का डीएक्सवाई ऊपर चला गया। अब दूसरी जगह क्या हुआ, जब ये चीज हुई, यहां पे, तो हम अब इसको दूसरी साइड पे चेक करते हैं। तो मार्केट में इसने क्या शो किया, M15, ये भी M15 का ही चार्ट चल रहा है, सही है। और यहां पे देखें MM बॉक्स था, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे चली गई। अब ये जो वजह थी, ये बहुत बड़ी वजह थी कोरिलेशन की। इसके अंदर कोरिलेशन था यूएसडी का, कि यूएसडी का जो निचोड़ था वो हमें मिल रहा था, जिसकी वजह से ये हुआ, सही है। अब 5 मिनट तक का टाइम है, मेरी क्लास यहाँ पे आके ऑफ हो गई है। अब आप मुझसे जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो कर लें, ताकि